पहले नंबर पर लिख लीजिए पंचम भाव। कर देंगे। अब पंचम भाव लिखिए, पहले नंबर पे लिखिए पंचम भाव, दूसरे पे लिखिए पंचमेश, ठीक। पहले नंबर पे पंचम भाव, दूसरे पे लिखिए पंचमेश, तीसरे नंबर पे लिखिए नवम भाव, चौथे नंबर पे लिखिए नवमेश, और पांचवें नंबर पे लिखिए गुरु। आवाज इको हो रही, सबको इको हो रही है। गुरु जी, जी नहीं गुरु जी। तीसरे नंबर पे क्या बोला, सुनाई नहीं आया। पहले नंबर पे पंचम, दूसरे नंबर पे पंचमेश, तीसरे नंबर पे नवम भाव, चौथे नंबर पे नवमेश, ठीक। पांचवें नंबर पे इसके पहले भी कुछ बोला था कि आपने, आवाज नहीं आ रही थी। पहले नंबर पे पंचम भाव, दूसरे में पंचमेश, तीसरे में नवम भाव, चौथे में नवमेश, पंचम में, पांचवें नंबर पे गुरु। ये पांच जो है ये संतान के कारक बताए गए, ठीक। संतान मतलब हम दोनों समझे, पुत्र या पुत्री दोनों से, ठीक है। देखिए कहा गया है हमारे यहाँ अपुत्र से गति नहीं, अपुत्रों की गति नहीं है। इसलिए विवाह का जो मुख्य प्रयोजन है वो है संतान उत्पत्ति, ठीक। अब ये समस्या प्रायः सभी ज्योतिषियों के पास आती है, संतान संपत्ति होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, लड़का होगी कि लड़की होगी, ठीक। क्या बाधाएं आ रही, ये सब सारी समस्या लेकर लोग ज्योतिषियों के पास आते हैं। इसमें ज्योतिषी का दायित्व रहता है कि हम उसको कुंडली के आधार पर स्थिति देख करके बताएं। इतना ही नहीं, गर्भ की स्थिति भी ज्योतिषी बता देता है। आधुनिक चिकित्सक क्या करते हैं, करोड़ों के यंत्रों के माध्यम से गर्भ की स्थिति बताते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या करता है, स्थिति, आकाशीय ग्रहों की स्थिति देख करके बता देता है गर्भ की स्थिति क्या होगा, लड़का होगी कि लड़की होगी, या जुड़वा होंगे, जुड़वा होंगे तो दोनों लड़के होंगे कि दोनों लड़की होगी, एक लड़का होगा तो एक लड़की होगी, या नपुंसक होगा, या 3 बच्चे एक साथ जन्म लेंगे। ये सारी स्थिति आकाशीय स्थिति, ग्रहों की स्थिति के माध्यम से बता देता है, बिना किसी यंत्र के। यहाँ तक कि गर्भ की स्थिति भी, जो गर्भ का विकास है, पहले महीने जो कहते हैं पुरुष का रज स्त्री का वीर, पुरुष का वीर स्त्री का रज मिल करके जो कलल बनता है, दूसरे महीने में वो जो घनीभूत हो जाता है, तीसरे महीने में अंकुर, मतलब हाथ पैर इत्यादि करने लगते हैं, चौथे महीने में चर्म, ठीक, कलल अंकुराज,
फिर उसके बाद अगले महीने अस्थि हड्डियां बनती हैं, फिर उसके बाद रोम निकलते हैं, फिर 7वें महीने क्या होता है, चेतना आ जाती है बच्चे में। एक गर्भ का क्रम बिना किसी यंत्र की सहायता से ये हमारे आचार्य हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हो, चाहे आयुर्वेद के आचार्य, अपना विस्तृत विवेचन किए हैं। हाँ, किसी के मत से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये क्रमिक विकास आपको ज्योतिष ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में देखने को मिलेगा। तो आज हम संतान संबंधित कुछ योग पढ़ते हैं। इस योग को पढ़ने से पहले ये जान ले, कभी एक की कुंडली को देख करके हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। दोनों की कुंडलियों का विवेचन करके एक में योग है, अगले में नहीं है, अगले में नहीं है, इसमें है, दोनों के सामंजस्य से हम फलादेश करके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। एक के केवल यहाँ तक कि ये केवल संतान संबंधित नहीं, प्रायः होना चाहिए जब विवाह के बाद आपके पास कोई व्यक्ति कुंडली देखने आता है लेकर के, तो कोशिश ये रहनी चाहिए दोनों की देखनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं ज्योतिष है क्या, पूर्व जन्म के कर्मों को इस जन्म में बताता है, ये ज्योतिष है। जो भाग्य, जो कर्म है पूर्व जन्म का कर्म, उस जन्म में भाग्य के नाम से जाना जाता है, वही ज्योतिष बताता है। अब आपका जो पूर्व जन्म का कर्म है, शुभ कर्म किए रहेंगे शुभ फल मिलेगा इस जन्म में, अशुभ कर्म किए रहेंगे अशुभ फल मिलेगा, और दोनों कर्म किए रहेंगे तो मिश्रित फल मिलेगा। अब आपके कर्म में किसी एक का और कर्म जुड़ जाए तो गलत है। इसीलिए हमारे यहाँ विवाह से पहले कुंडली मिलान की परंपरा रही, कुंडली मिला के विवाह करना, क्योंकि आपका अच्छा है उसका भी अच्छा रहता, तो आगे बढ़ेगा, मतलब उसका और आपका खराब चल रहा था, किसी और का भाग्य आपके साथ जुड़ गया, गड़बड़ हो रही है। इसलिए कुंडली मिलाने की परंपरा रही, क्योंकि कहा कि सुबह सुबह पूर्व जने विवादा श्रीमंत दीना मत फलम ही विवाह कालम परतः मेरी संभव। क्योंकि विवाह के बाद क्या होता है, पुरुष का भाग्य स्त्री को और स्त्री का भाग्य पुरुष को प्रभावित करता है। इसलिए होनी चाहिए कि विवाह के बाद कोई कुंडली आए तो आप एक की देख करके, एक का फला देखकर निष्कर्ष मिला, उसके पत्नी की भी कुंडली देख करके उसका फला निष्कर्ष। कभी कभी ये भी हो जाता है, आप देख रहे हैं 12 भाव है, 12 भाव में सबका है, आपका उसमें आपका है, पत्नी का है, बेटे का है, मामा तक का विचार है। कभी कभी ऐसा हो जाता है मामा की कुंडली ठीक है, मामी की भी कुंडली ठीक है, मामा के बच्चों की भी कुंडली है, लेकिन जो मामा का भांजा है उसकी ग्रहदशा ठीक नहीं है, उसकी ग्रहदशा मामा को प्रभावित कर रही है। ऐसा भी देखा गया है, कहीं न कहीं से सब प्रभावित करते हैं। तो विवाह के बाद पति पत्नी दोनों की कुंडली देख करके, केवल संतान संबंधित नहीं, अन्य भी समस्या है उसको भी देखना चाहिए। ठीक, कभी कभी होता है अच्छी दशा चल रही फिर भी गड़बड़ है, हालांकि मन की शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए, जजमान को संतुष्ट करने के लिए आप तो बता दें कोई न कोई कारण वो मान जाएगा, लेकिन वो क्या आपको संतुष्टि होगी, आपको बाद में लगेगा कोई कारण समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने इस कारण बता दिया, ये जब भी बता दिया। तो ऐसा न करें आपसे, बल्कि समय ले लीजिए, कोशिश करिए कि आप बेटे की भी कुंडली लाइए, आप इतना गड़बड़ नहीं है जो आप इतना परेशान चल रहे हैं। पति हम कहीं पत्नी की थोड़ा कुंडली दिखाइए, उसमें भी न समझ में आए, उसमें भी ठीक है, थोड़ा बेटों की लाइए, कहीं न कहीं आपको पता चल जाए। तो संतान संबंधी जब भी विचार करें तो दोनों की कुंडलियों से निष्कर्ष। तो संतान संबंधी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसको 5 कुंडलियां बनी, पंचम भाव, पंचमेश, नवम भाव, नवमेश और गुरु। ठीक, पंचम भाव तो प्रसिद्ध है संतान का है, और पंचम से पंचम भी जो है भावाभाव सिद्धांत। और फिर गुरु बृहस्पति नृणाम जीव है जी गुरु, वो जो है इसलिए उसको लिया गया। अब ये पांचों के पांचों अंक, पंचम भाव पंचमेश, नवम भाव नवमेश और गुरु जब पापक ग्रहों से प्रभावित हो तो संतान का अभाव कहना चाहिए, संतान प्रतिबंधक कहना चाहिए। अभाव का मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता है, अभाव का मतलब कई चीजें हम समझेंगे कि संतान हो रही है, नहीं हो रही है, विलंब से होगी, या प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद, मतलब एक आध दो संतान गर्भ में नष्ट हो जाए या जन्म लेते नष्ट हो जाए, उसके बाद होगी। ये सारी चीजें
ठीक, विलंब से होगी। ये मतलब है संतानाभाव। प्रतिबंधक मतलब भी विलंब से, कठिनाइयों के बाद है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, जो मेडिकल प्रॉब्लम होती है, ये सब संतान प्रतिबंधक संतान भाव के अंतर्गत है। तो पंचम पंचमे समम नवमेश और गुरु पर जब पापक ग्रहों के प्रभाव की अधिकता रहेगी तो संतान का अभाव। अब ये स्क्रीन में आपको कुंडली सामने दिख रही है, ठीक। अब इस कुंडली में हम क्रम से चलेंगे, पहले चलेंगे पंचम भाव में, इसी पापक ग्रहों का प्रभाव है, ये देखेंगे। तो पंचम भाव पे आप सब लोग देखिए क्या प्रभाव आ रहा है। तो देखिए पंचम भाव में पहले हम देखते हैं। पंचम भाव में एक तो सूर्य बैठा है, ठीक। ऊपर से मंगल की आपने दृष्टि पढ़ा था 4, 8, 7, तो मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, ठीक। और शनि तृतीय दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। मंगल चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, शनि तृतीय दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। और शनि कौन शनि देख रहा है? जो राहु के साथ बैठा है, ये भी मान लीजिए, और उसको थोड़ा बल मिल गया, राहु को भी ले लिया साथ में, है कह दिया कि जो है चलो राहु हम दोनों लोग जो है ये एक साथ काम करते हैं, ठीक है, इस तरह से कर दिया। तो राहु को देख रहा है वहां पे, तो राहु जो है शनि, जो राहु के साथ बैठा वो शनि की पंचम भाव को देख रहा है, मंगल भी देख रहा है। अब पंचम भाव को देख लिए। अब पंचमेश पे आते हैं, क्योंकि पांचों है ना। पंचमेश हो गया बुध पे, ठीक वही स्थिति, सूर्य के साथ बैठा है, शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ठीक, इस तरह से। अब देखिए पंचम भाव में देखा मंगल शनि और सूर्य की दृष्टि, और मंगल शनि की दृष्टि और सूर्य का प्रभाव पंचम भाव में। पंचमेश बुध पर भी मंगल शनि और सूर्य का प्रभाव। फिर नवम भाव में आते हैं तो राहु शनि की दृष्टि, केतु का प्रभाव, और मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव में पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, ठीक है। ध्वनि नागची इदानीं आगच्छति न वा? श्रुते खलु? आवाज आ रही है? बड़ा पत्नी के साथ हाँ ठीक। कैसे कैसे लोग हैं यार, शादी में 4 बच्चे को लाइए, पबजी खेलते खेलते देखो वो भी पबजी खेलते थे, पबजी खेलते था, यहाँ आ गई 4 बच्चों को। आवाज की प्रॉब्लम अब आ रही है? नोएडा अभी चालू है, आवाज नहीं अब देखिए पंचम भाव में फिर से बता दे रहा हूँ, पंचम भाव में मंगल की चतुर्थ दृष्टि, आपने ये 5 देखा है ना। अब 5 में हमको पापक ग्रहों का प्रभाव देखना है, तो पहले क्रम से देखते हैं, पंचम भाव में देखते हैं। पंचम भाव में हमको कौन दिखा? मंगल की चतुर्थ दृष्टि, शनि की तृतीय दृष्टि, पंचम भाव में असुर बैठा है, 3 पापी ग्रहों का प्रभाव। पंचमेश बुध पर भी मंगल की चतुर्थ दृष्टि, शनि की तृतीय दृष्टि और सूर्य का प्रभाव। फिर आते हैं
नवम भाव पे, नवम भाव पे क्या देखा हमने? नवम भाव पे देख रहे हैं शनि राहु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि, केतु बैठा ही है, इस तरह हो गया। और नौमेश गुरु पर आते हैं, सॉरी नौमेश शुक्र पर आते हैं। नौमेश भी है ना, पंचम भाव पे देख लिया, पंचमेश पर देख लिया, नवम भाव पे देख लिया, तो नौमेश जो शुक्र है उस पर देखिए, शुक्र पर एक तो बीच में मत बोलिए, ठीक है, इसीलिए आल बीट किया गया था। चुपचाप नहीं सुना जाता आप लोगों से। हाँ, अब देखिए शुक्र पर देखिए, शुक्र देखिए तो षष्ठ स्थान में बैठा है, शत्रु राशि में, ऊपर से देखिए प्रभाव, दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, लेकिन शनि राहु का केंद्र स्थिति प्रभाव है, ठीक, शनि राहु का केंद्र स्थिति प्रभाव किस पे है? शुक्र पर पड़ रहा है, दसवां स्थिति प्रभाव जिसमें है, ठीक, शुक्र से दसम में शनि राहु है, वो नवमेश शुक्र पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये नवमेश भी पाप प्रभाव में, पंचम भाव आया ही, पंचमेश भी आया, नवम भाव आया, नवमेश आया, ठीक, इस तरह से हुआ। अब बचा कौन? गुरु जी बचे। तो गुरु जी को देखिए वो भी पाप प्रभाव में है कि नहीं? तो गुरु देख लीजिए, शनि राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, केतु का प्रभाव। इस तरह से यहाँ पे हमने देखा जो संतान के 5 अंग थे, लग्न हो, पंचम पंचमेश, नवम नवमेश और गुरु, इन पांचों के पांचों अंगों पर पापक ग्रहों का पूर्ण प्रभाव रहा। इस कारण से जातक को संतान का अभाव, ठीक। अब इन पांचों में से मान लीजिए कम रहे, 2-3 अंगों पर ही प्रभाव रहे, हो सकता है जो प्रारंभिक कठिनाइयां होती है उसको देख लेंगे। मान लीजिए दूसरे की पति की कुंडली में अच्छी स्थिति हो तो उसको थोड़ा कम करेंगे, तो सबका मिला जुला मन सामंजस्य कहेंगे, किसी एक को पकड़ करके हम उसके डिस्कस नहीं पहुंचेंगे। आई बात समझ में? ये हो गया। अब अगले योग की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने जान ही गए कि पंचम भाव जो होता है संतान का भाव। अगर जब पंचम भाव में आपको बृहस्पति की राशि दिख जाए, बृहस्पति की राशि क्या है भाई? गुरु की राशि क्या है? धनु है, 12 नंबर के धनु मीन। हम बोल रहे हैं ना, सांस नहीं रोका जाता, धनु मीन बता दीजिए। तो नवम है, सुधारिए आप लोग अपने आप को। गुरु की राशि पंचम भाव, ये होता है पंचम भाव। पंचम भाव में आपको न कोई ग्रह देखना है, न कोई और चीज देखना है, केवल आपको राशि देखनी है। अगर यहाँ पे 9 लिखी मिले या 12 लिखी मिले, ये 2 ही स्थिति में होगा, या तो सिंह लग्न कुंडली हो, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ आएगा, या वृश्चिक लग्न कुंडली हो, 8, 9, 10, 11, 12 आएगा। या तो सिंह लग्न कुंडली में पंचम भाव में आपको बृहस्पति की राशि दिखेगी, या तो वृश्चिक लग्न कुंडली में आपको बृहस्पति की राशि दिखेगी। तो अगर जो पंचम भाव में बृहस्पति की राशि दिखे, मात्र पंचम भाव, तो उसको कहते हैं छद धनुर्धर योग। छद स्क्रीन में लिख रहा हूं, देख लीजिए, धनुर्धर, ये प्रसिद्ध योग है ज्योतिष का। धनुर्धर योग संतान के मामले में, ठीक। पंचम भाव में बृहस्पति की राशि, तो उसको क्या कहते हैं? छद धनुर्धर योग, ठीक। ये भी क्या है? संतान प्रतिबंधक योग आता है, या तो संतान संबंधित दिक्कतें करता है, गर्भ नष्ट करता है, या विलंब कराता है, ठीक। लेकिन मात्र इतने पे ही, इसका और सारे योग है, सब पे चर्चा करेंगे। यही पूर्ण योग हम नहीं मान लेंगे, ठीक। क्या करना होगा आप लोगों को?
अब ये भी देखेंगे पंचम भाव में बृहस्पति की राशि है, कई लोगों के पुत्र हैं, तब तो मात्र यही योग नहीं और कई सारे संतान योग हैं उसको, लेकिन ये भी आपको देखने को मिलेगा कि उसके पुत्र नहीं है और उसके कुंडली में छल बन रहा है। ठीक, तो कहाँ कैसे प्रयोग करना है इसका, इस योग का, ये आप दिमाग में करेंगे। ठीक है, दोनों की कुंडली मान ली इसमें है उसमें बन रहा होगा तो उसकी वजह से हो गया। ठीक, और जो हम पहला नियम महत्वपूर्ण है, पहला नियम देख लेंगे। पहला नियम ये हो गया, उसमें पहले नियम में 2-3 योग वो बन गए और एक योग ये बन गया, तब और उसमें सहायक हो जाएगा। तो सब कहीं ना कहीं से एक दूसरे के सहायक सिद्ध होंगे। अगर पांचों के पांचों में उसमें पहले में से प्रभावित ना हो, 2-3 हो गए और इधर योग बन गया, तब दिक्कत कर देगा। तो इस तरह से इसका फलादेश ऐसे करेंगे। तो पंचम भाव में बृहस्पति की राशि हो, नियम क्या होगा, पंचम भाव में बृहस्पति की राशि मतलब 9, 12 धनु और 3 हो तो छठ धनुर्धर योग बनता है। ठीक, और ये क्या है, छठ धनुर्धर योग क्या है, संतान प्रतिबंधक योग है। ठीक, चलिए, और एक योग है लिख लीजिए, तृतीय मतलब तृतीय भाव का स्वामी है। ठीक, तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी मतलब ये तो किसी ग्रह का नाम दिया नहीं, वो तो सातों ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकता है। जैसे शुक्र तृतीय या तो लग्न में बैठ जाए, या तो 3 में बैठ जाए, या तो द्वादश में बैठ जाए, या तो तृतीय में ही बैठ जाए, या तो पंचम में बैठ जाए। तृतीय लग्न में, द्वितीय में, द्वादश में, 3 में और पंचम बैठे तो ये भी संतान प्रतिबंधक योग है। जो संतान के लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये अगर पहला नियम जो हमने पढ़ा उसमें मान लीजिए 2-3 योग बन रहे हो, 2-3 अंक पापक ग्रहों से प्रभावित हो और ये भी बन गया तो जो है ये दिक्कतें करता है, संतान प्रतिबंधन करता है। दोबारा से पढ़ दीजिए। स्क्रीन दिख रहा है, लिख लीजिए क्या तृतीय लग्न में, द्वितीय में, लग्न में, द्वितीय में, द्वादश में, तृतीय में और पंचम भाव में बैठे तो संतान प्रतिबंधक योग होता है। कहीं भी बैठे उधर से आएगी वही तो वापस जाएगी। तृतीय भाव में बैठ जाए, पराक्रम में बैठे, अन्य चीजें तो आपको करेगा, अपने भाव करेगा बस संपत्ति, लेकिन जीव संबंधी दिक्कतें कर देता है। ये कहा है भावपति सहजेदा तनुगतो धनवो में हो गया, सुतगता हुत हानि कर रहा है, संपत्ति पुत्र संपत्ति हानि करता है। ठीक, ये हो गए संतान संपत्ति योग। अब बहुत सारे योग हैं, सबकी चर्चा करना संभव नहीं है। मात्र अगर संतान संबंधित चीजें ही पढ़ाई जाए तो 1 महीने का अपने आप में यही हो, लेकिन हम मुख्य चीजों को ले रहे हैं। ठीक, हम ये जैसे पूछते हैं संतान संबंधी कितने संतान होंगे। ठीक, पहला पुत्र होगा या पुत्री,
ये सब सारी चीजें। लेकिन देखिए, कभी भी ज्योतिषी की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर जो गर्भ में कोई है, कोई पूछे भी पंडित जी लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक, तो आप इसके ये मत कहिए, आप कहिए संतान होगा, ठीक। अब आप अपनी विद्वता दिखा करके कह दिए कि लड़की होगी, पेट में पल रहा है लड़का है, या मानिए कुछ भी कहिए, तो जाके बाद में गर्भपात कर दिया तो आप उसके पाप के भागीदार बनेंगे। तो तनिक भी धन के लालच में थोड़ा ज्यादा दक्षिणा दे दिया तो आप लगे बताने की हाँ ये हो, अब बाद में फिर जाके वो गर्भपात कर। इस तरह का चीजें नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। संतान संपत्ति योग करिए। तो कुछ स्थिति है, कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्रियां होंगी, लेकिन ये चीजें पहले थी, लेकिन अब समय बदल गया। अब क्या है, हम दो हमारे दो, लेकिन अब और हो गया, हम दो हमारे एक, ऐसा चल गया। 2-3 तक तो देखे गए। तो पंचम भाव में लिखे, पंचम भाव में जितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो, पंचम भाव में जितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो, उतने पुत्र। पंचम भाव में जितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो, उतने पुत्र, और जितने स्त्री ग्रहों की दृष्टि हो, उतनी कन्या। ठीक। पंचम भाव में जितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो उतने पुत्र, और जितने स्त्री ग्रहों की दृष्टि हो उतनी स्त्री, कन्या। निकली है ना, पंचम भाव में जितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि उतने पुत्र, और जितने स्त्री ग्रहों की दृष्टि हो उतने कन्या। अब आइए तो समझते हैं, नपुंसक ग्रहों की दृष्टि तो नपुंसक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब पुरुष ग्रह देख लीजिए, स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोगों को। पुरुष ग्रह हो गए सूर्य, मंगल, गुरु। स्त्री ग्रह हो गए चंद्रमा और शुक्र। नपुंसक ग्रह हो गए बुध और शनि, ठीक। अब नपुंसक में भी अलग है, बुध जो है स्त्री नपुंसक हो गया, और शनि पुरुष नपुंसक। नपुंसक की भी कैटेगरी होती है ना, बुध जो है स्त्री, बुध स्त्री नपुंसक, और शनि पुरुष नपुंसक। अब पुरुष नपुंसक स्त्री नपुंसक क्या है, तो स्त्री नपुंसक वह होगा, स्त्री नपुंसक वह है जिसका गुप्त भाग स्त्री के जैसा ना हो। केवल गुप्त भाग जो है स्त्री के जैसा ना हो, अन्य स्त्री जैसे हो, वो स्त्री नपुंसक है। मान लीजिए कोई स्त्री है, उसका गुप्त भाग स्त्री के जैसा नहीं है, वो स्त्री नपुंसक। अब पुरुष नपुंसक क्या है, जिसका गुह्य भाग पुरुष के अंग के सदृश ना हो, और अन्य लक्षण मूछ आदि जो है पुरुष के समान हो, वो पुरुष नपुंसक है। ये बात है, मैं बता दिया पुरुष नपुंसक है, ठीक है दोनों नपुंसक है, एक बुध स्त्री नपुंसक और शनि पुरुष नपुंसक। अब इसमें भी देखिए समस्याएं क्या आती हैं। ये तो एक सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र का योग आप लोगों को बता दिया कि पंचम भाव जितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि उतने पुत्र सामान्यतः होते हैं। फिर स्त्री ग्रह की, मान लीजिए 3 पुरुष ग्रह देखे 3 होगा तो एक ही चाहेगा, तब क्या होगा, तब नहीं होगा। ये सब तरफ
9 पुत्र, 10 लिखा है 10 पुत्र, 12 लिखा है 12 पुत्र। ये तो पहले की बातें थी, समय अब ऐसा नहीं था। और मात्र इतना ही नहीं, पुत्र का ज्ञान केवल ऐसे इसी योग के आधार पर नहीं करते, उसके लिए बहुत सारी चीजें बताई गई। उसके लिए हमको गर्भ विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसका भी एक अपना विस्तृत स्वरूप है। निषेक प्रकरण का आप लोग दंगल मूवी देखे होंगे, आमिर खान, वो क्या लड़का चाहता था पहलवान बनाने की, लेकिन लड़की पे लड़की लगातार हो रही थी। अब कुछ देखे के बीच में बड़े बुजुर्ग जो है राय भी दे रहे, तो गर्भाधान की क्या हो, तत्कालीन स्थिति भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो कहा कि विवाहवरी षोडश भावनी था ऋतुद्गमात्या ऋतुकालमाहु आदश्च पस्त्रोत निषेक योगा पराश्रमा सुधा। जो स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है, उस धर्म के प्रारंभ से लेकर जो 16 रात्रि 16 दिन होते हैं वो ऋतुकाल कहा गया। 16 दिन से उसमें जो 4 दिन होते हैं उसमें बताया कि वो 4 दिन जो है निषेक के योग्य नहीं है। उसमें गर्भाधान जो प्रारंभ की 4 रात्रि होती है वो गर्भाधान के योग्य नहीं। उसके बाद कितनी बची? 12 रात्रि बची। तो 12 रात्रि में बताया कि जो युग्म मतलब समरात्रि, 6वीं हो गई, 8वीं हो गई, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं, ये जो समरात्रि है ये पुत्र को देने वाली है। ठीक, उसके बाद जो विषम रात्रि है वो क्या है, वो कन्या को देने वाली है। अब मान लीजिए कुंडली में ग्रह दूसरी बनी है, पंचम भाव को पुरुष ग्रह देख रहे हैं, कहेंगे पुत्र हो गए, लेकिन तत्कालीन स्थिति क्या हो गई, कुछ और हो गई, तब क्या करेंगे? वहां तो ये चीजें बदल जाएगी ना। इसलिए संतान संख्या के ज्ञान के लिए पुत्र होगा कि पुत्री होगी, पहला लड़का होगा कि लड़की होगी, इन सब के लिए गर्भाधान कालिक जो कुंडली होती है वो महत्वपूर्ण होती है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में गर्भाधान का भी मुहूर्त बताया गया है, कब गर्भाधान होना चाहिए कब नहीं। बताया कि जो तिथि गंडांत हो, नक्षत्र गंडांत हो, इसमें नहीं करना चाहिए। अपने जन्म नक्षत्र 7वां नक्षत्र हो उसमें नहीं करना चाहिए। अपना जो जन्म नक्षत्र उसमें गर्भाधान नहीं करना चाहिए। मूल संज्ञक जो नक्षत्र है उसमें भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दिन नहीं करना चाहिए। व्यतिपात पैदृति उसमें भी नहीं करना चाहिए। माता पिता का जो श्राद्ध दिन उसमें गर्भाधान नहीं करना चाहिए। नक्षत्र या राशि जिसमें उत्पात हो उसमें भी नहीं करना चाहिए। अपनी जन्म राशि या जन्म लग्न से जो अष्टम में लग्न हो उसमें नहीं करना चाहिए। जिस लग्न में पापक ग्रह हो उसमें भी नहीं करना चाहिए। जिस नक्षत्र में पापक ग्रह हो उसमें भी नहीं करना चाहिए। जिस राशि में पापक ग्रह हो उसमें भी नहीं करना चाहिए। भद्रा में नहीं करना चाहिए। षष्ठी तिथि को नहीं करना चाहिए। जो पर्व तिथियां हैं चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा इसमें नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथि चतुर्थी नवमी चतुर्दशी इसमें नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय प्रातः काल सायंकाल गर्भाधान नहीं करना चाहिए। जो अशुभ वार है मंगलवार शनिवार और खास करके रविवार इनमें नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के पहले जो 4 रात्रि इसमें नहीं करना चाहिए। तो बहुत मुहूर्त के तो बताए गए, इतना सूक्ष्म विवेचन किया गया है। उसके अनुसार गर्भाधान हो तो उत्तम संतान होती है। लेकिन यहाँ गर्भाधान मुहूर्त देख करके नहीं, जब मूड बन गया तब गर्भाधान हो जाता है। और इतना सूक्ष्म विवेचन किया गया है, इसलिए संतान संख्या हो गया। ठीक, स्त्री कितने पुत्र कितनी पुत्रियां कितने संख्यक में जुड़वा, ये सब ये गर्भाधान कुंडली ही महत्वपूर्ण होती है। वो अगर कुंडली मिल जाए तो आप उससे पूरा जातक का फलादेश कर सकते हैं। एक एक चीज बता देंगे। ये सम और विषम राशि किस दिन से गिना जाएगा? मासिक धर्म की शुरुआत से अथवा 4 रात के बाद से? दोनों से गिनने आएगा तो वही ना, 16 रात्रि है, शुरू से गिनिए। जी धन्यवाद। ठीक, 4 रात्रि तो निषेध है, उसके बाद जो है 6ठी रात्रि हो गई है ना, 8वीं, दोनों तो एक ही बात हुई ना। चलिए गुरुजी, अब क्या है? गर्भाधान गुरुजी अब आप ही बोल दीजिए। क्या है ना, चीजें बहुत दिमाग में चलती रहती है पढ़ाने की। बोलिए क्या बोल रहे हैं? गुरुजी मैं पूछा था कि गर्भाधान की कुंडली कैसे मिलेगी? ये भी हम बताएं।
गर्भाधान का मुहूर्त होता है, आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, ठीक है, वो गर्भाधान का आपको मुहूर्त देगा कि हाँ इस समय आप गर्भाधान करिए, आप उस समय किए, बताया जाके कि हाँ हमने इस समय पे मुहूर्त किया, अब वो गर्भाधान की कुंडली होगी। इसमें क्या हुआ है? जिस समय गर्भाधान वही समय, वही तिथि, वही डेट ऑफ बर्थ, वही जन्म स्थान, वही गर्भाधान कालिक ग्रह स्थिति हुई। तो वो गर्भाधान कुंडली जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। उससे आप एक एक चीजें आपको मिल जाए तो आप सब बता देंगे कि क्या होगा, लड़का होगी कि लड़की होगी, जुड़वा होंगे, जुड़वा में क्या होगा, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, दोनों लड़कियां होगी, दोनों लड़के होंगे, ठीक 3 बच्चे होंगे, कितने, डिलीवरी डेट भी बता देंगे आप, इस समय ये निषेक होगा, कहाँ पे होगा, घर पे होगा कि नदी किनारे होगा कि नाव पे होगा। पहले नाव पे भी होता था ना, पता लगा एक जो प्रसव करने वाली जो एक कोई महिला एक्सपर्ट है वो दूसरे गांव पे रहती है, उस गांव में जाने के लिए नदी नाव का सहारा लेना पड़ता है, नाव से जाते जाते पता लगा रास्ते में ही हो गया बच्चा, या मान ली एम्बुलेंस ही आई रास्ते में होगा, तो सब बता देगा कहाँ पे होगा, गौशाला में होगा कि जो है खेत में होगा, खलिहान में होगा कि रास्ते में होगा, सब बता देगा। यहाँ तक ये भी बता जाएगा कि जब आपका हो रहा था वहां उस समय दिन में होगा कि रात्रि में हो, कितने बजे होगा, उस समय जब प्रसव हो रहा था तो कितने लोग थे, और कितने लोग में बता दे, कितने पुरुष थे, कितनी स्त्रियां थी, उस रूम में क्या क्या था, कितने बल्ब जल रहे थे, कितनी ट्यूबलाइट जल रही थी। पहले दीपक का ज्ञान होता था उसके माध्यम से, अब जो है लाइट बल्ब है तो उसका बताएंगे लोग। ये सब गर्भाधान कुंडली पे डिपेंड करता है। सामान्यतः ये नियम जब कोई लोग होते हैं पूछते हैं कि हम गुरुजी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट में आप लोगों से जुड़ रहा हूं, थोड़ा 2 मिनट हमको समय दीजिए, एक महत्वपूर्ण कॉल आ गया है। चलिए, तो जब ये आवाज आ रही है ना? जी गुरु जी। हाँ जी तो गुरु जब जी ये आ रही है। हाँ, जब कोई ये प्रश्न पूछे कि हाँ मतलब एक लड़का है वो एक लड़की चाह रहा है कि होगी कि नहीं, तब आप दोनों पुरुष स्त्रियों की कुंडली देख करके आप इस स्थितियां देख करके आप बता दें कि हाँ योग बन रहा है, आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं मुहूर्त के अनुसार। ठीक है, आप मुहूर्त भी देंगे उस समय। वो मुहूर्त का विषय गर्भाधान का, पुत्र योग का, पुत्री योग, दोनों पुरुष स्त्री कुंडलियों देख करके, ग्रहों की स्थिति देख करके वो बताया जाएगा, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक पुंसवन संस्कार भी होता है जो तीसरे महीने किया जाता है, जब बताए ना अंकुर उत्पन्न होते हैं शरीर के, वो अंकुर मतलब स्त्री में कन्वर्ट होगा पुरुष में, तो एक पुंसवन संस्कार भी होता है। वो ज्योतिषी और वैद्य के सहायता से होता है, तो उसके माध्यम से लिंग परिवर्तन होता है, पुरुष के स्त्री, स्त्री पुरुष, उसके द्वारा भी संतान प्राप्ति संभव है। और रही बात नपुंसक ग्रह की, तो नपुंसक ग्रह पे अगर जो देख लीजिए, मान लीजिए नपुंसक ग्रह पंचम भाव को देख रहा है, तो
उस पे क्या है, अगर जो पुरुष ग्रहों की दृष्टि है तो नपुंसक पुरुष में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर स्त्री ग्रहों की दृष्टि है उस नपुंसक में तो नपुंसक स्त्रीत्व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों लोगों को पति पत्नी कुंडली देख करके पूछे कि हाँ पुत्र का योग है पुत्री का योग नहीं, तो आप ये देख ली पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तो पुत्र कहिए और स्त्री ग्रहों की दृष्टि हो तो स्त्री कहिए, ठीक। और उसके बाद बहुत सारे योग हैं, कब प्राप्त होगा कैसे प्राप्त होगा, तो पंचम पंचम दशा अंतरदशा काल जब चले, ठीक है, जब दशा अंतरदशा में पढ़ाऊंगा तो ये चीजें बताऊंगा। कब गोचर में क्या कैसी स्थिति आए तो संतान के संबंधी योग बनते हैं, कब पूछते ना कब हम प्लानिंग उसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग कब करें, तो फैमिली प्लानिंग का क्या योग है वो भी आगे मैं बताऊंगा, दशा अंतरदशा जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है। अब बाकी आप कोई भी किसी भी फलित का ग्रंथ उठा लीजिए, वहां पे संतान भाव विचार पंचम भाव विचार पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको योग मिल जाएंगे, संतान हानि के, नपुंसक के, अनपत्यता के, बहुत जो महत्वपूर्ण था वो मैं आप लोगों के सामने रखा, ठीक है। अब देखिए ज्योतिष शास्त्र क्या है बताया, तो न केवल आपको योग नहीं बताता, उसका उपाय भी बताता है। ये समस्या है उसका उपचार, तभी तो आज आप लोग पढ़ रहे हैं इतनी संख्या में। अगर ऐसा ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, उपचार ना हो, उपचार से लोगों को सहायता ना मिले। तो जो आपने पहला योग पढ़ा, ठीक है, 5 योग वाले, अब उस 5 योगों में आपने देख रहे थे कि सारे कारण बन रहे थे, सूर्य भी कारण बन रहा था, ठीक, राहु भी बन रहा था, मंगल भी बन रहा था, शनि भी बन रहा था। तो अगर जो किसी कुंडली में क्या हो, किसी कुंडली में संतान प्रतिबंधक के कारक कौन बने, सूर्य बन जाए, ठीक, और राहु बने, मंगल बने और शनि बने, ठीक। अब आप ये जान जाइए कहीं ना कहीं कुल देवता की श्राप से संतान हानि हो रही है, तो क्या होगा, आप कुल देवता की पूजा करें। क्या करें, जो आपके कुल देवी देवता हो उनकी पूजा करें, ठीक, उन्हें प्रसन्न करके आप संतान प्राप्ति करा सकते हैं। अगर कुंडली में ये चारों ग्रह कारण बन रहे हो, जैसे आपने पिछली कुंडली में देखा था सूर्य राहु मंगल शनि ये कारण बन रहे थे, तो कुल देवता की पूजा से संतान प्राप्ति संभव है। उसके बाद अगर जो केवल बुध शुक्र कारक बन रहा है, बुध और शुक्र ये दोनों अगर जो कारण बन रहे हैं, वो बताए ना, जैसे मान लीजिए तृतीय बुध हो जाए, तृतीय शुक्र हो जाए, पंचमे शुक्र होकर के मान लीजिए पापक ग्रहों से प्रभावित या अनिष्ट स्थान में बैठ गया, 6 8 12 में बैठ गया, वो आगे एक मैं बताऊंगा पामर योग, तो उसमें आप समझ जाएंगे। तो अगर शुक्र बुध अगर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो उसमें क्या करें, शिवार्चन, शिव पूजन, ठीक, आप शिव पूजन करें, ठीक। अगर जो चंद्रमा गुरु बन रहा है कारक, तब तो यंत्र मंत्र औषधि, यंत्र का प्रयोग, जो यंत्र बनाते हैं उनसे संपर्क करिए, आप अपने गुरु के पास जाइए, उनसे मंत्र लीजिए, और आप डॉक्टर के पास जाइए, औषधि लीजिए। इन तीनों के उपचार से आपको संतान प्राप्ति संभव है। अगर राहु, मात्र राहु अगर जो कारण बन रहा है संतान में बाधा उत्पन्न कर रहा है, देखा गया है अगर जो पंचम भाव में जिसके राहु हो, पापक ग्रहों से प्रभावित हो, तो उसकी प्रायः पहली संतान जो होती है वो नष्ट कर देती है। पहली संतान या तो गर्भ में नष्ट कर देगी या उत्पन्न होने के कुछ दिन बाद नष्ट कर देगी। खास करके पंचम भाव में राहु और पापक ग्रहों से प्रभावित हो, सामान्यतः देखा गया है। और कहा मल शुभ ग्रहों तो नहीं होगा। तो अगर जो पापक ग्रहों में राहु अगर कारण बन रहा है तो वहां पे कहा कन्या दानम, आप कन्यादान करिए। कन्यादान मतलब क्या क्या करेंगे, किसी कन्या का दान। ये नहीं कि कोई बाप क्या किया, अपनी बेटी के लिए जो है विवाह के लिए पूरी तैयारी किया, दहेज दिया, सब टेंट लगाए, सब भोजन वोजन करा रहा है, जब कन्यादान की बारी आई तो आप आके जाके बैठ गए,
ऐसे ये कन्यादान नहीं है। कन्यादान का मतलब उस लड़की के विवाह में जो खर्च हो रहा है, जितना आपके सामर्थ्य है यथाशक्ति आप उस पर सहयोग करें। अगर जो आप ये राहु अगर प्रभावित तो कन्यादान करके संतान प्राप्ति संभव है। उसके बाद आवाज आ रही है ना? वेरी गुड जी। अगर जो संतान प्राप्ति में सूर्य कारण बने, केवल सूर्य, पहले तो सामूहिक बताया, अगर ये सब सूर्य मंगल शनि राहु ये सब साथ में तो कुल देवता, केवल अगर सूर्य मात्र अकेले बन रहा है, कहा गया सूर्य प्रत्यहपवान, पंचम भाव में अगर सूर्य हो तो मृत संतान उत्पन्न करता है, मतलब बच्चा गर्भ में नष्ट होता है, डिलीवरी होती तो मरा हुआ बच्चा होता है। तो अगर सूर्य कारण बन रहा हो तो उस पर क्या करें? भगवान विष्णु की आराधना करें। विष्णु भगवान की आराधना से मतलब आप भागवत का पाठ कर सकते हैं, हरिवंश पुराण भी लोग करते हैं, अभी वो आगे मैं चर्चा करूं। विष्णु भगवान की आराधना, ठीक है, पहले उतना बताऊं। फिर उसके बाद अगर जो केतु कारण बन रहा हो, केवल केतु अगर बाधा उत्पन्न कर रहा है संतान में, तो आप गोदान करें, गाय का दान, ठीक। फिर इसके बाद अगर केवल मंगल कारक बनना, मात्र केवल मंगल और शनि भी, वहां तो कंबाइंड थे, चारों थे, अगर मंगल शनि ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के, तो आप भगवान शंकर का षडंग रुद्राभिषेक करें, ठीक है। एक होता है रुद्राभिषेक, एकादशनी, षडंग, ये कर्मकांड आपके जिससे पंडित कराएंगे वो बता देंगे, ठीक है। अब ये मत पूछने कि क्या है षडंग क्या है, वो पंडित जी करा देंगे जिनसे आप वैदिक ब्राह्मण संपर्क करेंगे। तो षडंग रुद्राभिषेक, ठीक है, भगवान शंकर का। एकादशनी भी करा सकते हैं लेकिन षडंग ही का, ठीक है। तो अगर मंगल शनि ये कारक बन रहे हो तो आप इनका वो करा सकते हैं। इसके दोषों का शमन होता है और संतान सुख देर विलंब जो भी हो प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है, ऐसा नहीं। अब कहा सबका ऑलराउंडर बताया कि सर्व दोष विनाशाय संतानम हरिपूजनम। अगर जो सभी प्रकार के दोष हैं, क्या नहीं पकड़ में आ रहा है कि इसका मंगल कारक है कि शनि कारक है, केतु है, गुरु है, राहु है, कौन कारक बन रहा है, अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो कहा हरिपूजनम, भगवान हरि का पूजन करिए। हरि पूजन क्या है? हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण का भी लोग पाठ करते हैं। संतान गोपाल का भी जाप करते हैं, ठीक। और हरिवंश पुराण, संतान गोपाल, भागवत पाठ भी करते हैं। भागवत का मूल पाठ, प्रवचन नहीं, केवल मूल पाठ। आप किसी प्रवचन करता या पाठ करता को बुला करके आप केवल मूल पाठ सुने, तो उससे भी संतान प्राप्ति संभव है। भागवत का मूल हरि पूजन के अंतर्गत आता है, ठीक। ये सब चीज संतान गोपाल, हरिवंश पुराण और भागवत का मूल पाठ। और किसी का ये भी देखा गया, मतलब गर्भ जिसका नहीं ठहर रहा है, उसके लिए जो है राम रक्षा स्तोत्र भी बड़ा लाभकारी है। राम रक्षा स्तोत्र, ये भी अगर इसका भी नियमित डेली अगर पाठ हो, नियमित 21 पाठ, तो गर्भ उसका ठहर जाता है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। मैंने खुद एक लोगों को यहाँ किया था, एक डॉक्टर थे, उनकी लड़की थी, गर्भ नहीं ठहर रहा था, तो करीब 2009 की बात है, तो मैं उनके यहाँ पाठ करता था, तो एक उत्तम संतान हुई। बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो इस तरह से, ठीक। या तो फिर भौम व्रत, मंगलवार का व्रत करें आप। मंगलवार का व्रत मतलब व्रत भी कई प्रकार के होते हैं। अयाचित व्रत होता है, मतलब जो बिना मांगिए मत किसी से, जो दे दे आपको वही खा ले, वो भी व्रत होता है। अभुक्त, एक भुक्त होता है, एक बार खाएं। नक्त भूत होता है, केवल रात में खाएं। या किसी चीज का त्याग भी व्रत की श्रेणी में आता है। आप अगर जो उस दिन नमक नहीं खाते तो भी व्रत की श्रेणी में आ गए। सब खाइए, दूध दही चावल रोटी दही चूड़ा,
केवल नमक मत खाइए, तो ये भी व्रत की श्रेणी में आता है, मंगलवार का व्रत भी। और प्रदोष व्रत भी संतान के लिए लाभकारी माना गया है, प्रदोष व्रत। ठीक, ये सब आप शास्त्रोक्त आचरण से जो संतान संबंधित चीजें हैं उससे आप जो है उपचार करके संतान प्राप्ति संभव हो जाती है। ठीक, चलिए लिख लिया ना सब लोगों ने? जी गुरुजी। चलिए, अब हमको लगता है समझ में सबके आ ही गया होगा। दक्ष जी, आपको क्या नहीं समझ में? राहु 9 में हो तो प्लीज समझाइए कैसे, 5th हाउस में कैसे देख रहा है? सर वो जो आपने सबसे पहले बनाया था उसमें आपने कहा था शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है राहु के साथ, वो तब समझ नहीं आई थी। और सर वो एक पिछला भी पूछा था ना अधिष्ठित, अगर जब टाइम हो तो वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू। नहीं, वो आप ज्यादा दिमाग लगा ली इसलिए समझ में नहीं। हमने कहा शनि की दृष्टि है, और किस शनि की दृष्टि है? जो राहु के साथ बैठा है। ठीक है, बाकी हम भी जानते हैं, हम ही आपको दृष्टि पढ़ाएं, हम ऐसा कहेंगे? चलिए कोई बात नहीं। हमने कहा राहु शनि है, पापत है, साथ में उसका जो है राहु को मिल गया, तो शनि कह रहा है मैं देख रहा हूं भाई, तुम मेरे साथ हो ना? बोले हाँ हाँ देखो मैं हूं। इस तरह से वहां देख रहा था। ठीक है सर। सर अगर टाइम है तो अधिष्ठित वाला बता दीजिए एक बार। अधिष्ठित वाला सर कोई वो नहीं है, मैं बताया था। आप जुड़े थे उस दिन? जी सर मैं जुड़ा था, वो पहला दिन था जब आपने मुझे डांट मारी थी। मुझे अभी भी कुंडली याद है, केंद्र में था, उसमें केतु था, सप्तम में, अष्टम में वो था। तब मैंने पूछा था तो आपने कहा तो अधिष्ठित राशि में बैठा है सर। आप हमारे दुश्मन नहीं, हम आपको डांट मारी ऐसा मत कहिए। हमारा थोड़ा इस तरह सब, हम उस परंपरा में पढ़े हैं ना, डांट का हम गाली लाभ सब खाए हैं पढ़ते समय, तो इस तरह हमारा भी स्वभाव बन गया। कोई हमसे आप लोगों से दुश्मनी नहीं है। हम इतना कहते हैं इसी बहाने थोड़ा आप लोग जुड़ते हैं, पढ़ते नहीं, कहाँ पढ़ते? और कोई कहेगा हमारा भी क्या, हम पढ़ा के निकल जाते। हम क्यों कहते पढ़ने के, हम क्यों प्रैक्टिकल कराते? इसलिए थोड़ा बोलते हैं, मतलब आप लोग जुड़े रहें, पढ़े, रुचि उत्पन्न हो, जागृत हो, हल्के में ना ले किसी विषय को, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, अगर किसी को इस तरह अन्यथा लगता कि किसी द्वेष भावना नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं कौन क्या बोल रहा है, मैं मोबाइल साइड में रखा रहता है, इसके अपना बोर्ड में लिखता रहता हूँ। इस तरह ऐसा ना समझे। ठीक है, चलिए आप जुड़े हैं, जिज्ञासु हैं, पढ़े हैं, नहीं समझ में तब मैं बता रहा हूँ। अगर हाँ उस दिन ना पढ़े होते तब ना बताता। ठीक है, अधिष्ठित राशि देखिए, अधिष्ठित राशि सब लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ केतु बैठ गया, ठीक, और यहाँ शुक्र बैठा है, तो हम शुक्र को क्या कहेंगे कि शुक्र केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी है। क्या है? केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बार बार इसको देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक, शुक्र क्या है? केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी। अब मान लीजिए हम इसको गुरु को कहें, यहां गुरु बैठा है, तो गुरु क्या है? गुरु है शुक्र अधिष्ठित राशि का स्वामी। फिर शुक्र अधिष्ठित राशि का स्वामी। दक्ष जी अब तो आ गया होगा समझ में? जी सर। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। सर एक बार आपने नेत्र रोग पढ़ाए थे तो उसमें सन बैठा था यहाँ द्वादश में, तो उसका जो साइड वाला था उसमें आपने बोला आंखों में दिक्कत है क्योंकि जो ये है राहु या केतु उस अधिष्ठित राशि में है। तो जैसे सर इसमें शुक्र की अधिष्ठित राशि में है केतु, तो दोनों ही तरफ से जातक को परेशानी होगी। 2 और 7 मतलब क्या? सर जो राशियां हैं टॉरस और लिब्रा, टॉरस और लिब्रा, तो
केतु के होने की वजह से शुक्र की दोनों राशियों में दिक्कत आएगी सर, या सिर्फ टॉरस में ही दिक्कत आएगी? वृषभ में दिक्कत आएगी या वृषभ तुला दोनों में ही आएगी सर? अकेले केतु अधिष्ठित नहीं कर पाएगा, अकेले कोई ग्रह उस राशि का अधिष्ठित नहीं कर पाएगा। कब करेगा? जब और ग्रह उसको घेर ले, है बात समझ में, और पापक ग्रह देख ले, तब उसमें ये केतु अधिष्ठित भी प्रभावी हो जाएगा। अकेले उतना सामर्थ्य नहीं है उसमें, है बात समझ में। और सर मान लीजिए कोई एक ही राशि है, जैसे कि आपका ये कर्क है और सिंह है, उसे कोई और नहीं देख रहा, सिर्फ केतु बैठा हुआ है या राहु बैठा हुआ है, तो वो क्या परिणाम होगा सर? हाँ, उसमें तब उतना प्रभावी नहीं रहेगा। अगर हाँ और उसमें पापक ग्रह प्रभावित कर दें और उसमें केतु अधिष्ठित राशि स्वामी चंद्रमा या सूर्य चंद्रमा हो जाए, जो एक राशि स्वामी है, तब जो जिस भाव जो जिस संबंधी जो फल हम विचार करने जा रहे हैं उस पर वो दिक्कत कराएगा। ओके सर। अकेले ये केतु नहीं कर पाते, और अगर होंगे तो ये सहायक बन जाएगा। ठीक, हाँ, जितने से थोड़ी कि हम केतु अधिष्ठित राशि स्वामी शुक्र हो गया तो ये जो है पूरा केतु वो करे। केतु क्या करेगा शुक्र के आगे? शुक्र तो केतु के अंडर में रहता है, शुक्राचार्य के थोड़ी वो अपने गुरु का बिगाड़ेगा कुछ, आई बात समझ में। हाँ, और इसमें मान लीजिए हो जाए तो लीजिए अब शनि की भी दृष्टि, ठीक, और मान लीजिए यहाँ पे मंगल होके मंगल भी देखे, तब तो फिर केतु अधिष्ठित भी अपना काम करने लगेगा। अभी अकेले था, दुश्मन के क्या करते हैं जब राजा कई दुश्मन मिल गए फिर हावी हो जाते हैं ना, चलो तुम साथ दो तुम साथ, और 3-4 मिल गए तो फिर एक साथ आक्रमण करते हैं। नहीं तो एक अकेले तो कुछ नहीं कर पाएगा, देख रहेगा जब अगला बलवान है तो कहाँ केतु छाया ग्रह, तो शुक्र पे अकेले थोड़ी कर देगा, उसकी राशि में बैठ गया तो। हाँ, और कई चीजें प्रभावित हो तब वो अपना कर देगा। ठीक गुरुजी, अधिष्ठित राशि की गणना किस प्रकार से की गई है? अधिष्ठित, अरे यार ये देखिए गणना में कहाँ की गई है। आप केतु बताइए किस राशि में बैठा है? शुक्र की राशि में बैठा है। बस तो वही ना, शुक्र की राशि में बैठा, उस राशि का स्वामी शुक्र है, उसी को शास्त्र की जो परिभाषा कही अधिष्ठित कह दिया। इसी तरह आक्रांत शब्द है, ठीक। तो केतु मतलब शुक्र केतु के घर बैठा, वो केतु जो है शुक्र के घर बैठा है, उस राशि का स्वामी शुक्र है। तो केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र अधिष्ठित राशि का स्वामी गुरु, गुरु अधिष्ठित राशि का स्वामी शनि, शनि अधिष्ठित राशि स्वामी गुरु। ठीक जी, समझ में आ गया गुरुजी, धन्यवाद। राहु अधिष्ठित राशि स्वामी मंगल अधिष्ठित राशि आज के जैसे जुड़ा हुआ प्रश्न था हमारा शुक्र। ठीक गुरुजी, आज से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न था कि जैसे ना द्वितीय संतान का विचार कौन से भाव से करते हैं? क्या? आज से जुड़ा हुआ संतान संबंधी प्रश्न में हमारा एक प्रश्न था कि द्वितीय संतान का विचार कौन से भाव से करते हैं? किसका विचार? सेकंड संतान का योग किस भाव से करते हैं? हाँ, अरे सब पंचमय से करेंगे, द्वितीय का कहीं से अलग से थोड़ी आएगा संतान का। बताए तो 5 संतान लग्न लग्न वो पंचम पंचम नव नवेश और गुरु, द्वितीय का कहाँ से करने जाएंगे? सब वहीं से होगा। ठीक है गुरुजी, गुरुजी हाँ गुरुजी एक प्रश्न था। गुरुजी हमारा प्रेरणा और गर्भदान तक हमारा फलादेश आ चुका है। गुरुजी ये भी एक प्रश्न था कि जैसे स्त्री का स्त्री के प्रति आकर्षण होना, पुरुष का पुरुष के प्रति, ये कुंडली में किस प्रकार से बनती है गुरुजी? वो योग है, वो संतान को नहीं है, वो तो स्त्री का स्त्री पुरुष नहीं, सब इसी में से योग है। ठीक है, तमाम लेस्बियन गे और जो है भगचुम्बन योग सारे योग ज्योतिष में मिलेंगे। वो यहाँ प्रसंग नहीं है, उसकी चर्चा नहीं करेगा, वो जाने दी स्त्री का। यहाँ तो इसी में आगे योग बताता है। ठीक है, निषेध प्रकरण पढ़ेंगे ना, तो कहा है कि अगर जो आप जो है ऐसी स्थिति ग्रहों की बनती है तो जो रिश्ते में जो उसकी बहन लगी उसके साथ संभोग करता है व्यक्ति। है बात समझ में? जी बहुत चीजें दी है, सब बताया गया है। अरे क्या क्या ज्योतिष में नहीं है, ये मत हल्के मत लीजिए। आपके संभोग करते समय की क्या पोजीशन रही है ये भी बता देगा ज्योतिष। यथास्थ राशि मिथुनम
समेति तथैव वाच्या मिथुन प्रयोगा। सप्तम भाव में जो राशि हो, अगर विपद मनुष्य राशि है तो मनुष्यवत, चतुष्पद राशि है तो जानवर के सदृश, ठीक, कीट राशि है तो कीटवत। इतना सूक्ष्म विचेषण। और ये भी बताया गया है कि क्या कैसे होगा कि अगर जो मान लीजिए मेष राशि हो तो वनिता प्रियत्व, वृष राशि हो तो सौभाग्यत्व, मिथुन राशि हो तो सुरता पचार जो कुलत्व होता है वो हो, कर्क राशि हो तो स्त्री जीतत्व, सिंह हो तो स्त्री द्वेषित्व। मतलब उस संभव में किसको कितना आनंद मिला ये भी बताता है ज्योतिष शास्त्र। असत कहो सरोस इष्टई सविलास हासा, सब ज्योतिष बताता है। निषेध प्रकरण पढ़िए जाता पड़ जाता है। गुरुजी समलेन विवाह के बारे में मैं पूछ रहा था, उसका योग कैसे है? वो विवाह का योग जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक है जी गुरुजी, ठीक है। गुरुजी एक बार दशम भाव का प्रभाव बता दीजिए, एक बार दशम भाव का प्रभाव। दशम प्रभाव का एक बार नहीं 10 बार बताया गया था, आप नहीं थे उस समय। हाँ गुरुजी, मगर वो समझ में नहीं आता, गिनती लगाता हूँ तो गुरुजी सही नहीं बैठती, युक्ति नहीं लगाते सही नहीं। चलिए बता देंगे किसी दिन, आज समय हो गया ना। जी गुरुजी।